एमएसएस जल आपूर्ति 2004 में स्थापित की गई थी। हम या दूसरे निर्माण कंपनियों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि कार्यालय, अस्पताल, बंदरगाह, होटल, सरकारी आपूर्ति आदि। हमारी सेवाएं 24/7 उपलब्ध रहती हैं। हमारी कंपनी ISO 901/2015 और ISO 1401/2015 प्रमाणित कंपनी है। ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है, जहां पे लेडीज़ के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है। और यहाँ पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबोडीन बाजार, बाबू लाइन, नियर गणेश टेम्पल। नमस्कार, न्यूज़ तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं महाराष्ट्र मंडल के यहाँ पर, और हम आपको बता दें यहाँ पर जो है डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वो मैम अभी यहाँ पर आएंगे और हम आपको दिखाएंगे भी। और उसके साथ साथ हम आपको ये बता दें, काफ़ी जो यहाँ के लोग हैं, इवन काफ़ी NGOs से हैं, वो लोग अपना कुछ मांग लेकर मैम के पास आए हैं। और आइए हम आपको दिखाते हैं। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके ओम सहस्रनखा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपादा सभम एक सर्वतः जोरदार टाळ्यांनी सर्व लोकांनी स्वागत करावं। पाटील महाराष्ट्र मंडळाच्या पवित्र स्वातंत्र्यवीर सावरकर बंधू स्मृती भवन महाराष्ट्र मंडळ आणि या नवीन सभागृह छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहामध्ये आपल्या माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ताईंचं आणि अंदमान निकोबार प्रशासन मधले वरिष्ठ अधिकारीगण आणि इतर महाराष्ट्र मंडळाचे सभासदांतर्फे त्यांचं मनापासून हार्दिक अभिनंदन आणि स्वागत करतो। एकदा जोरदार टाळ्या वाजवून आपण सर्वांनी ताईंचं आपल्या सभागृहामध्ये स्वागत करा। एकदा पुन्हा मी डॉक्टर भारती प्रवीण ताईंना विनंती करतो की ताईंनी महाराष्ट्राचे कुलदेवता छत्रपती शिवाजी महाराजांचा प्रतिमावर टाळ्या वाजवा। छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की। यानंतर स्वातंत्र्यवीर सावरकर, आपले महाराष्ट्राचे एक अनमोल रत्न, ज्यांच्या नावाने आज अंदमान निकोबार लोक त्यांचं दर्शन घ्यायला सेल्युलर जेल इथे येतात, अशा महान क्रांतिकारी की आप छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करें। अध्यक्ष गोरखनाथ पाटील ताईंचं स्वागत करत आहे, फुलांचा गुजर। यानंतर मी डॉक्टर सुनीता पाटील जी सभासद आहे, तिला विनंती करतो की डॉक्टर सुनीता पाटीलनी ताईला शॉल भेट करून त्यांचं स्वागत करावं। ही आपली परंपरा आहे। आलेल्या आपल्या सर्व लोकांचं स्वागत फुलांचा गुलदस्ता देऊन करावं। महाराष्ट्र मंडळाचे सभासद डॉक्टर कल्याण गडमाने साहेब। भारत माता की जय महाराष्ट्र। आजच्या या महाराष्ट्र मंडळाच्या आणि विशेष करून तुमच्या सगळ्यांच्या आग्रहाखातर आणि मला देखील इथे
आल्यानंतर असं कळलं की आपलं महाराष्ट्रातलं मंडळ इथे इतक्या वर्षापासून काम करत आहे. तर मग माझी इच्छा होती की आपली सगळ्यांची भेट व्हावी आणि त्या भेटीसाठी उपस्थित सर्व सन्माननीय मराठमोळं आपलं सगळं वातावरण घेऊन उपस्थित सगळे बंधू भगिनी, त्याचबरोबर आपले अध्यक्ष गोरखनाथ, धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय अंडमान निकोबार. स्पेशली थैंक्स देता हूँ माननीय मंत्री महोदया डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ताई जी को, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे सभी लोगों के बीच दिया. धन्य झाला हा महाराष्ट्र मंडळ आज भारती ताई या छत्रपती शिवाजी सभागृहामध्ये आले. खूप खूप धन्यवाद आणि पूर्ण महाराष्ट्र मंडळाच्या कार्यकर्त्यांतर्फे ताई आपल्यालाही येणाऱ्या नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा आणि आपलं सर्व कार्य मंगलमय होईल. आणि विनंती करतो ताई की 2 मिनिटांसाठी डॉक्टर सुनीता पाटिल आणि महाराष्ट्र मंडल, यहाँ पे बहुत सारे भाई बहन जो मंडल के माध्यम से काम करते हैं उनसे मुलाकात भी की और अध्यक्ष गोरखनाथ पाटिल जी है, अरविंद भाई पाटिल जी है और सभी की कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी हुई और बहुत अच्छा लगा कि महाराष्ट्र के लगभग 3,000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे कुछ व्यवसाय में हो या नौकरी में हो या बच्चों की पढ़ाई में लगे हो तो यहाँ पे निवास कर रहे हैं. और महाराष्ट्र की हमेशा ही ऊर्जा स्रोत रही है, वो ऊर्जा यहाँ पे भी दिखेगी कि हमारे वीर स्वतंत्र वीर सावरकर जी की प्रेरणा शक्ति यहाँ पे हमें मिलती है और उनकी इतिहास को और ये गौरवशाली इतिहास को जगाने के लिए महाराष्ट्र मंडल हमेशा से ये काम करते आ रहे हैं. 70 से ये महाराष्ट्र मंडल काम कर रहा है और छत्रपति शिवाजी महाराज की इस भूमि को नमन करते हुए ये सभी हमारे मराठी भाई बहन यहाँ पे हमेशा काम करते हैं और स्वतंत्र वीर सावरकर जी के जयंती और पुण्यतिथि पर अलग अलग महाराष्ट्र के गाँव से यहाँ पे जो भी लोग आते हैं उनसे ये लोग जुड़े रहते हैं और सभी उनको मदद भी करते हैं. और इसी दिशा में हम सब मिलकर मतलब एक हमारा एक गेट टुगेदर भी होता है. मुझे बहुत अच्छा हुआ, उन्होंने मुझे भी यहाँ पे प्रेरित किया. यहाँ की रीति रिवाज हमारे जो इतिहास है वो भी बताते हुए अंडमान निकोबार का इतिहास भी दोहराया. मुझे इस बात की खुशी है कि हम सब मिलकर ये भारत की शान है कि अलग अलग विविधता में एकता है, जो एकता यहाँ मुझे दिखाई दे रही है. और फिर एक बार मैं वीर स्वतंत्र वीर सावरकर को कोटि-कोटि नमन करती हूँ और उनकी प्रेरणा से हमें और भारत माता की सेवा करने की एक नई ऊर्जा मिलती है. धन्यवाद. तो आइए अब हम इसी विषय में इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अभय जी से हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इन्होंने क्या डिमांड रखी है. बताइए सर. हम यहाँ आए थे माननीय मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर भारती जी से मिलने के लिए और हमारा एक अनुरोध था कि फार्मेसी सेक्टर में काफ़ी सारे इश्यूज़ है जिसको लेके आज भी चिंताएं हमारे बीच में ग्रसित हैं. लोकली यहाँ पे अंडमान निकोबार में जो रिक्रूटमेंट ऑफ फार्मासिस्ट है जो 2018 में प्रोसीजर शुरू हुआ था, 19 में अपडेशन हुआ था और अब भी उसका जो रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम केवल बाकी था. तो पिछले महीने 17 नवंबर को रिक्रूटमेंट का नोटिस भी आया था कि हॉल टिकट आप डाउनलोड कर लीजिए. स्टूडेंट्स जो काफ़ी साल 2019 से वेट कर रहे हैं उनका एलिजिबल लिस्ट का जो कैंडिडेट्स का जो नाम था उनको हॉल टिकट डाउनलोड करना था. तो वो डाउनलोड करके बैठे हुए थे कि एग्ज़ाम 18 दिसंबर को देंगे, पर 9 तारीख को एक नोटिस आया डेली टेलीग्राम में कि जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड हो गया है. और इसी सिलसिले पे हम जब यहाँ पे पता किए यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से और बाकी सब जगह पे तो पता चला कि ये कुछ अप्रूवल का कुछ इशू था. और इसी सिलसिले में हमको आज मौका मिला यहाँ पे हमारी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो डॉक्टर जी से उनसे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से उनसे मुलाकात की और उन्होंने हमारा पक्ष जो उनके समक्ष रखा और मैम ने हमें एश्योर किया है कि जितने भी जल्द हो सकता है इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे और इसके बारे में जो भी मैटर होगा वो हमें कन्वे करेंगे आगे भी. बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए और हम ये आशा करते हैं कि आपने जो भी मांग रखी है जल्द से जल्द वो चीज़ पूरा हो. थैंक यू. तो आइए अब इसी विषय को लेकर हम हिंदू राष्ट्र शक्ति से अंशुमन रॉय जी से बात करेंगे. और ये जो है हिंदू राष्ट्र शक्ति
के युवा मोर्चा से हैं, तो आइए हम इनसे जानते हैं, क्योंकि इन्होंने भी मेडिकल इश्यूज़ के काफ़ी सारे मुद्दे को लेकर हाईलाइट्स किया। इनके साथ में संजय सिंह जी भी थे, तो आइए अब हम पहले इनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार रोहित जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे बीच MOS हेल्थ मिनिस्ट्री से यहाँ पे आए हैं। उनसे हमें मौका मिला बात करने का, तो हम हिंदू राष्ट्रीय शक्ति की तरफ से कुछ मुद्दे उनके सामने रखे हैं, जो कि हमारे आइलैंड के आम आदमी फेस करते हैं। जैसे कि आपका मेन प्रॉब्लम जो है, यहाँ पे जितने भी PHCs हैं वहाँ से रेफ़र होकर जीबी पंत हॉस्पिटल में आते हैं लोग, और जीबी पंत हॉस्पिटल के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट और संज्ञान रखने वाला मुद्दा है, जो कि आपका सिक्योरिटी गार्ड से रिलेटेड है। यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, जैसे कि इक्विपमेंट्स वगैरह जो है यहाँ पे प्रॉपरली अवेल नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मेरे ही साथ में एक हादसा हुआ था कि स्किन प्लकिंग ब्लेड जो है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, जिसके लिए पेशेंट को रेफ़र किया गया। तो ये सब जो मुद्दे हैं, छोटे छोटे बात को लेके रेफ़र करना, वो इसी कारण है कि हमारे यहाँ पे प्रॉपर डॉक्टर्स, प्रॉपर नर्सेस एंड प्रॉपर टेक्नीशियंस नहीं होते हैं, जिसका वजह से सही से जो है ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। इस चीज़ को हमने हाईलाइट किया है। हमारे बीच में एक स्कीम है जो कि बहुत प्रसिद्ध था हमारे बीच, लेकिन उसको बंद किया गया, जिसको अनिशी स्कीम बोला जाता है। हम जो है ये जानते हैं कि 70% लोगों का जो है इसमें आता था, ये मुहैया करवाया जाता था, लेकिन अब जो है इसको चेंज करके आयुष्मान भारत किया गया, जो कि लगभग 20% लोग ही इसका अवेल कर पाते हैं। और सर, सॉरी टू इंटरप्ट, मतलब आपको ये बता दें कि आयुष्मान भारत स्कीम को लेकर लोग जो है काफ़ी परेशान है, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो यहाँ से जब उनको यहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है, उसके बावजूद भी उनका पेमेंट जो है क्लियर नहीं होता है। और ये मुद्दे को लेकर काफ़ी लोगों ने हमसे बात की, तो इसमें आपका क्या कहना है? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने अनिशी स्कीम में मतलब लिस्ट में आने वाले जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, लगभग 2 या 3 हॉस्पिटल्स में हम खुद बात किए, जिसमें से मैं नाम लेके बोलना चाहूँगा, कोलकाता का रूबी हॉस्पिटल है। ऑर्थो के लिए खासकर रूबी हॉस्पिटल भेजते हैं। जी हाँ, वहाँ में भी कम से कम आपका 12 से 13 करोड़ रुपए का बकाया था जब मैंने बात किया था, तो जिसका वजह से उन लोग थोड़ा पीछे हट रहे थे। और इसके साथ ही ऐसे मुद्दों के साथ ही मैं उनसे ये भी डिस्कस किया कि यहाँ पे जो भी कॉन्टैक्ट बेसिस में जो मेडिकल कॉलेज में जो लेक्चरर्स आते हैं, उनका जो दायरा रहता है 1 साल का रहता है, उसे बढ़ा के 3 या 4 साल किया जाए, ताकि अगर एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे, मेडिकल एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है, तो वो भी सशक्त हो, बहुत ही अच्छी तरीक़ा से उनको एजुकेशन मिले। तो इसके लिए प्रोफेसर्स का स्टेबल होना या स्टेबिलिटी उनके लिए होना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है न्यूरोसर्जन और कार्डियोलॉजिस्ट का बहुत ज़रूरत यहाँ पे होता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन का यहाँ पे ना होना काफ़ी मायने में आम जनता को तकलीफ़ देती है, जिसके लिए उनको बाहर जाना पड़ता है। सो मैं बस यही सब रिक्वेस्ट किया था उनसे, तो उनका जो रवैया था, उनका जो ध्यान था इस बातों पे, तो बहुत गंभीर रूप से वो इसको नोट किए खुद से। तो देखते हैं अभी आगे चल के क्या होता है। बस इस सिलसिले में ज़्यादातर बात हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे नेशनल सेक्रेटरी जी से जब मिनिस्टर साहब ने बात की है, तो हम उनका मुद्दा यही था कि हमारे हिंदू राष्ट्रीय शक्ति की तरफ से कम 7 साल से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो वीर सावरकर जी से जो हमें प्रेरणा मिली है, उसके लिए भारत रत्न का रिक्वेस्ट हम लोग किए हैं। तो हमारे नेशनल सेक्रेटरी जी जो है काफ़ी बार जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मैसेज भेजे हैं कि उनको भारत रत्न दिया जाए। तो उस सिलसिले में भी उनसे बात हुआ है। तो यही कोशिश रहेगी कि हमारे जितने भी मुद्दे हैं वो
इनको अमल में लाएं। सर तो आइए अब हम इसी विषय को लेकर जो है अब हम विश्व मानवाधिकार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट संजय कुमार जी से बात करेंगे और इनसे हम जानते हैं, क्योंकि हम आपको ये बता दें कि न्यूज़ आप तक के द्वारा ही हम इनके साथ जाकर हमने जीवन अस्पताल का कई सारा खुलासा किया था हमने। और सर खुद मैम यहाँ पर जो मैम आई थी, मैम से बात कर डॉक्टर पवार से बात कर उनके हाथ में जो है लेटर दिया। तो आइए अब हम सबसे भी जान लेते हैं कि उस लेटर में क्या क्या लिखा है। नमस्कार सबको, सबसे पहले सबको नमस्कार। रोहित भाई थैंक यू वेरी मच कवर करने के लिए। आज बहुत सारा जनरल ग्रीवियंस जो है मैडम के पास में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, मैडम को कॉपी दिया है, मैडम के पास में चर्चा की है। जनरल ग्रीवियंस ये है कि आज कई दिनों से हम लोग हॉस्पिटल का डिमांड लेके सारे जितने बड़े दरवाजे हम लोग पहुँच चुके हैं। DHS मैडम के पास जा चुके, मिल चुके हैं, MS मैडम से मिल चुके हैं। कई जगह हम लोगों ने लेटर दिया मगर कोई रिस्पांस नहीं मिला। आज हमें पहली बात तो हम आपको ये बता दें, जब आप मिलने की बात कर रहे हैं ये लोग आपको टाइम दे रहे हैं, बट ये लोग आपसे मिल नहीं रहे, क्योंकि ऐसा हमारे साथ खुद हो चुका है। हम खुद मीडिया कर्मी जब उनसे मिलने जाते हैं तो ये लोग सिर्फ टाइम देते हैं। बल्कि हम आपको ये बताते हैं जीवन अस्पताल का हालत आज बद से बदतर है। वहाँ पर हम आकर न्यूज़ कवरेज करके ये लोग वहाँ पर एक बोर्ड लगा के रख दिए कि वहाँ पर कैमरा नॉट अलाउड, यहाँ पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पर आकर सच दिखाते हैं। देखिए रात को 1-2 बजे वहाँ पर बहुत कुछ होता है जो आम लोगों को नहीं पता चलता, लेकिन हम आते हैं वहाँ का सच हम बाहर लाते हैं करके इन लोगों को जो है तकलीफ होता है इससे। बस वो ये फोटोग्राफी होगा तो इनका सच बाहर आ जाएगा। आपको मैं बताता हूँ, छोटा सा पॉइंट है, आज ही डिस्कस हुआ है 200 से ज़्यादा 270 पोस्ट से ज़्यादा वैकेंट पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर में, जो DHS के अंदर में आता है, जिसमें नर्सिंग सिस्टर हो गया, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, फार्मासिस्ट को बेचारे लोग इतने दिन से काम कर रहे हैं, इनके ऊपर में गाज गिर गया। 9 तारीख को बुला के इनको पोस्ट कैंसिल, 18 तारीख को एग्जाम था, इनका पोस्ट का लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, कोई भी पोस्ट खाली हुआ। सबसे मेन प्रॉब्लम जो है मेडिकल का आज जो है वो है सिक्योरिटी गार्ड और CCTV कैमरा। कम से कम 40 से 50 केस महीने में आता है, जिसका वजह से चोरी हो गया, किसी का पर्सनल आइटम चोरी हो गया, किसी का मोबाइल चोरी हो गया, किसी का हेलमेट चोरी हो गया, चोरी होता है। बहुत लोगों का जूता भी चोरी हो गया। हम आपसे सर एक चीज़ पूछते हैं, ये लोग सर इतनी मतलब अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग बात करते हैं, आप ये बता दीजिए ना जीवन अस्पताल में कितना CCTV कैमरा है और कितना वर्किंग कर रहा है? टोटल मेरे आज जब पता किया तो टोटल 66 है, जिसमें 8 काम कर रहे हैं। 66 में तो 8 सिर्फ काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, 8 काम कर रहे हैं, वही मेन डोर वाला काम कर रहा है। अभी बताता है आपको, सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, CCTV कैमरा काम नहीं करता। टोटल 5 रास्ता है मेडिकल के अंदर में घुसने का, खाली मेन डोर के अंदर, मेन जो एंट्रेंस है OPD का, वहीं पर में CCTV कैमरा काम करता। अब जिनको चोरी करना है वो तो मेन डोर से तो नहीं आएगा, वो तो पीछे रास्ते ही आएगा। अब वो अपना काम करके चले जाता है, और पुलिस को बुलाने से ना तो पुलिस ड्यूटी में रहता, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड नर्सिंग है। अब वो स्टाफ जो है, जो नर्सिंग स्टाफ है, जो वहाँ के ड्यूटी करने वाला, वो भी परेशान पड़े। वो इतना परेशान है कि वो लोग बोल रहे हैं कि सर हम लोग अपने आप को अनसिक्योर फील कर रहे हैं, इसलिए फील कर रहे हैं कि कोई भी आके हम लोग को गाली दे के जाता, कोई भी हम लोग को मार के जाता, और हम लोग के पास में उनको दिखाने के लिए प्रूफ भी नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कैमरा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? अब ये चक्करबाजी में हम लोग उनको बहुत बार बोल दिया कि ये कम से कम एक CCTV कैमरा नहीं होने से सिक्योरिटी गार्ड को बढ़ा दो, जिससे मेडिकल सेफ रहेगा। अब बहुत कंडीशन खराब। उसके बाद में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अंडमान के अंदर में लिफ्ट का, जो जीवन के अंदर में लिफ्ट का ये प्रॉब्लम है कि जो जिनका ऑपरेशन होता है, जिनको ऑपरेट किया जाता है, उनको वो पाथवे को वहाँ से घुमा के लेके जाना पड़ता है, और काफ़ी ऑपरेटेड पेशेंट को आप वो ट्रॉली में बैठा, आप ट्रॉली तो देखेंगे क्या कंडीशन है, वो ट्रॉली में उठा के उनको वार्ड शिफ्ट करते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर से। तो बहुत हालत ख़राब है। लिफ्ट काम नहीं कर रहा है, 2 साल हो गए काम नहीं, पूछने से बोल रहा है जेम को टेंडर दिया है, जेम काम करेगा। हम लोग को समझ नहीं आता कि अंडमान में इनका क्या सेटिंग है। जेम ना तो काम करता है, ना किसी को करने देता है, तो क्या बात है, ये हम लोग को पता चलना चाहिए। और तीसरा जो सबसे मेन चीज़ है वो मैं कम से कम, आप लोग सबको मालूम ही होगा, मैंने 6 या 7 बार मैडम से भी मिल लिया है, DHS मैडम से मिल लिया है, MS मैडम से मिल लिया है, सबसे मिल लिया है। इस मुद्दे को लेकर आपने MS सर से भी बात की थी। और दूसरा जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो मैंने MS मैडम के पास में, DHS मैडम के पास में, सबके पास में उठाया था, वो है ATM का। ATM इसलिए ज़रूरत है, ऑल ओवर इंडिया में आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पर में आप लोगों को देखा जाएगा कि हर एक हॉस्पिटल के अंदर में एक ATM है।
जिससे बाहर से जो पेशेंट आउट पेशेंट जो आते हैं उनको सुविधा मिलता है। और यहाँ पर मैं अंडमान में आप कितना बार भी बोल दें, आपको ATM नहीं लगवा के ATM इंस्टॉल नहीं करने दे रहा है। वो इसलिए नहीं करने दे रहा है, जब उनसे पूछा जाए तो बोल रहे हैं कि DHS ऑफिस में बाहर में तो एक ATM है, कैनरा बैंक सिंडिकेट बैंक का, वहाँ पर ATM है, तो मेडिकल का ऑपरेशन किया जा रहा है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि बाहर जो डिग्रीपुर जो फार फ्लंग एरिया, जो बाहर एरिया से जो लोग आते हैं, उनके पास में एक ATM कार्ड पकड़ के आते हैं। उनको अगर ये 100-200 रुपये वाला जो डिमोनेशन वाला जो एक ATM को लगा के दे देगा उसको, तो उनको उससे बहुत सारा फ़ायदा होगा। वो लोग का पैसा बहुत बचेगा। उनको वो ऑटो पकड़ के बाजार आना पड़ता, बाजार से पैसा विड्रॉ करने के बाद में फिर हॉस्पिटल जाना पड़ता, 200-150 रुपये ऑटो पे चार्ज करता है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से, चीफ सेक्रेटरी सर से, DC सर से, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ से, जितने भी आप सेक्रेटरी हैं, कि प्लीज़ अब ये 3-4 पॉइंट जो हमने जो आज डॉक्टर श्रीमती भारती प्रवीण पवार मैडम से हमने को मिला है, ऑनरेबल मिनिस्टर है स्टेट हेल्थ का, तो मैडम को मैंने रिक्वेस्ट किया है। मैडम ने मेरा कि वो ये आश्वासन दिया है कि आपके जितना भी पॉइंट है जेन्युइन है, हम उसको जल्दी से जल्दी करें। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।